So today's lesson is the second lecture of मिस्टर चिप्स चैप्टर नंबर 2। हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया कंप्लीट, उसके दोनों लेक्चर्स हो गए थे। सेकंड लेक्चर में हमने टेक्स्ट को डिस्कस कर लिया था। नाउ मूविंग अहेड टुवर्ड द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ गुड बाय मिस्टर चिप्स। नाउ गुड बाय मिस्टर चिप्स, जैसे हमने चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 2 इज़ ऑल अबाउट ब्रुकफील्ड स्कूल स्ट्रक्चर एंड हिस्ट्री, और उसमें चिप्स के जो ब्रुकफील्ड के साथ रिलेशन है उसके बारे में भी थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था। मैं उस पूरे चैप्टर की आपको एक रीकैप देना चाह रहा हूँ, यानी क्या पढ़ा हमने। जो बच्चे कल नहीं ज्वाइन कर पाए किसी वजह से, उनके लिए है ब्रुकफील्ड वाज एन ओल्ड फाउंडेशन, ये भी हमने पढ़ा, यानी क्वीन एलिजाबेथ के दौर में ये बना था। इन द रेन ऑफ एलिजाबेथ इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज ए ग्रामर स्कूल, यानी एज ए ग्रामर स्कूल ये बिल्ड किया गया था। इट्स मेन स्ट्रक्चर वाज रीबिल्ट इन द रेन ऑफ जॉर्ज वन, बादशाह किंग जॉर्ज वन के दौर में ये दोबारा बिल्ड हुआ, और उसमें बहुत सारी एडिशन हुए, अपग्रेडेशन हुई स्ट्रक्चर में भी और उसके स्टैंडर्ड में भी। वेदर बाय हेडमास्टर केम इन 1840, वेदर बाय वो हेडमास्टर था जिसने चिप्स को अपॉइंट किया था। He restored its position, but in the later history it remained an ordinary school। यानी हमने ये पढ़ा था there was great ups and downs in the history of Brookfield। कभी ये बहुत हारों के लेवल का स्कूल बन जाता और कभी ये बिल्कुल इतना ड्वेंडल हो जाता, इतना रिड्यूस हो जाता कि इट सेम दैट इट इज अबाउट टू फिनिश। लेकिन वेदर बे के बाद आके उसने से इसकी पोजीशन को रिस्टोर किया, तो ये एक ऑर्डिनरी स्कूल उसके बाद हिस्ट्री में रहा। इट एक्सेप्टेड मिस्टर चिप्स एन ऑर्डिनरी टीचर बिकॉज इट वाज द स्कूल ऑफ नो रिप्यूट, यानी अब ये मिस्टर चिप्स को इसने इसलिए एक्सेप्ट किया था कि अब भी इतना कोई हाई रैंक या फर्स्ट क्लास का स्कूल नहीं रहा था, बल्कि अब ये सेकंड रैंक का स्कूल था। मिस्टर चिप्स वाज एन एम्बिशियस मैन इन हिज यूथ, ऑब्वियसली ये भी हमने डिस्कस किया था। ही रियलाइज्ड लेटर ऑन दैट he could not be a headmaster there। पहले शुरू में वो चाहता था कि वो हेडमास्टर बने, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि वो हेडमास्टर बन नहीं सकता। He settled himself there till he was retired and given pension। तो फिर वो वहीं पे सेटल हो गया जब तक कि वो उसकी रिटायरमेंट हुई और उसे पेंशन दी गई। He went across after retirement, he went across the road to live at Mrs. Wickett's, यानी जब उसकी रिटायरमेंट हुई 1913 में, तो वो स्कूल छोड़कर स्कूल के सामने ही मिसेस विकेट थी, उनके घर रहने चला गया। अब जाहिर है बहुत सारे बच्चों के जहन में सवाल होगा मिसेस विकेट के घर क्यों रहा, तो मैंने आपको बताया था इसमें लूज प्लॉट है, अब यानी फ्लक्चुएट कर रहे हैं इंसिडेंट, तो आगे चल के आपको आइडिया हो जाएगा कि उसका बैकग्राउंड क्या था। ये हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। आगे हमारे पास सिनोनिम बेस्ड एमसीक्यूज आते हैं, बोर्ड के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे देखें ये फर्स्ट 2 एमसीक्यू हैं। चिप्स हैड नो प्राइवेट मीन्स, इसके ऑप्शंस देखें, गौर से पढ़ें इसे आप, आपके पास 5 सेकंड्स हैं, आप दोनों एमसीक्यूज को पढ़ें। हिज ड्रीम हैड बीन टू गेट अ हेडशिप इवेंचुअली, 2 वर्ड आपका अंडरलाइन है, मीन्स और इवेंचुअली। ओके, बिफोर डिसाइडिंग द आंसर आप उसको गेस कर लें। ये रहे जी आंसर्स। मीन्स का मतलब होता है रिसोर्स, जरिया, और इवेंचुअली मीन फाइनली, और यहाँ भाई उसका मीनिंग फाइनली ही था। आगे चलते हैं, एमसीक्यू नंबर 3 एंड 4 हैं। चिप्स वाज नॉट बोस्टफुल और कंसीटेड। बोस्टफुल वर्ड अंडरलाइन है, इसके ऑप्शंस हैं फुलिश, अगली, सिली या प्राउड। गुजरांवाला 16 और फैसलाबाद 16 में ये क्वेश्चन पूछा गया। सम स्नोबिश पीपल सेड दे थॉट दे हैड हर्ड ऑफ ब्रुकफील्ड। स्नोबिश अंडरलाइन वर्ड है, स्नोबिश में मीन रिच, पुअर, हम्बल और एरोगेंट। गेस योर आंसर। इसके गुजरांवाला 17 में ऑप्शन थे एरोगेंट, हम्बल, एक्साइटेड या पोलाइट। आंसर्स आर बोस्टफुल मीन प्राउड, स्नोबिश मीन एरोगेंट या एरोगेंट। अब ये देखें, ये एरोगेंट
एरोगेंट, स्नोबिश, प्राउड और बोस्टफुल, ये तकरीबन सारे सिमिलर वर्ड। आगे चलें। ब्रुकफील्ड टर्न आउट मैनी मैन्युफैक्चरर्स। मैन्युफैक्चरर्स मीन डॉक्टर्स, टीचर्स, फार्मर्स, प्रोड्यूसर्स। Chips knew the inadequacy of his qualification. Inadequacy mean advantage, merit, defect, qualities या brilliance, worth, deficiency और power। तो इनमें से कौन से आंसर होंगे और चेक करें। The answers are producers, manufacturer mean producer and inadequacy mean defect या deficiency। Across the road, behind a rampart of ancient elm, lay Brookfield। Rampart mean जिसे चार दीवारी आप कहते हैं, कैनाल, एम्बैंकमेंट, रोड, गार्डन, हुड, एम्बैंकमेंट, हाउस, शेड। यहाँ पर है वॉल, शेड, स्टॉकेड, रिमेन्स। आंसर्स आर एम्बैंकमेंट और वॉल। At 50 he was the doyen of the staff। 50 बरस की उम्र में स्टाफ का डोयन था। डोयन मीन हेड, चीफ, सीनियर मेंबर, प्रिंसिपल। दूसरे में आप ऑप्शन देखें, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। DG 11 में, DG 12 में ऑप्शन डिफरेंट थी, लाहौर 9 में ऑप्शन डिफरेंट थी। तो करेक्ट आंसर आपका होगा सीनियर मेंबर या लीडर। ठीक हो गया जी। देखें ये सारे वर्ड आपको सिमिलर लगते हैं। देखिए चीफ, प्रिंसिपल, हेड या सीनियर मेंबर, तो सीनियर मेंबर को ही डोइन कहते हैं। फिर चलते हैं। ब्रुकफील्ड लुक्ड रसेट अंडर ऑटम मेंटल। मेंटल किसे कहते हैं? एक तो मेंटल होता है ना, आप किसी को कहते हैं मेंटल हो गए, वो और चीज है। ये मेंटल किसी चीज की कवरिंग होती है, अपर पार्ट जो होता है। एरोमा, फ्रेग्रेंस, फ्लावर्स, कवरिंग। एट बिगिनिंग Chips's discipline was not reliable। Reliable mean perfect, inadequate, famous, dependable। या perfect, defective, dependable, deep। तो आप और आंसर है यहाँ पर मेंटल मीन कवरिंग, रिलायबल मीन डिपेंडेबल। ओके। नंबर 11 है चिप्स वाज गिवन एन अप्रोरियस, रोर से आप गेस करें, फेयरवेल। ऑप्शंस हैं कंफर्टेबल, नॉइजी, काम, क्वाइट, काम, नॉइजी, क्वाइट, ग्रैंड, क्वाइट, स्मॉल, नॉइजी, लवली। अब आप देखें एक वर्ड सब में आ रहा है, नॉइजी, 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 यानी शोरगुल वाला। तो बिल्कुल वही आपका आंसर है, अप्रोरियस मीन नॉइजी। 12 है ब्रुकफील्ड बिकेम इलस्ट्रियस समटाइम। इलस्ट्रियस, स्प्लेंडिड, रूड, डीजनरेटेड, डिग्रेडेड। अब देखें डीजनरेटेड और डिग्रेडेड तो नेगेटिव वर्ड है, डी की वजह से इनको निकाल लें। अब आपके पास रूड भी नेगेटिव वर्ड आ जाता है, तो आंसर क्या होगा अब आपका एक ही रहेगा, आप फिर भी गेस कर लें। फेमस, पॉपुलस, डेकोरेटेड, प्रोग्रेस्ड। ओके। देन अप्रोरिश, फेयरवेल, दोबारा आ गया वही वर्ड। कंफर्टेबल, क्वाइट, नॉइजी या काम। क्या होगा जी? इलस्ट्रियस मीन स्प्लेंडिड और यहां पर होगा फेमस। ये इसका आंसर फेमस होगा। और अप्रोरिश का मतलब होगा द स्कूल वेंट अप एंड डाउन, dwindling almost to non-existing, become illustrious at another। Dwindling may mean progressing, advancing, flourishing, declining, या progressing, declining, rising, shaking। There was more to come, an unguessed epilogue। Epilogue mean solution, introduction, condition या conclusion। तो epilogue का मीनिंग देख लें आप, और साथ ही आप dwindling का मीनिंग गैस करें। मैं आपको बताता हूँ, ये है सही मीनिंग। dwindling मीन डिक्लाइनिंग और epilogue मीन conclusion। नंबर 16 चिप्स वॉज नॉट कंसीटेड। कंसीटेड मीन आपका चार ऑप्शंस हैं यहाँ पर, एम्बिशियस, इंटेलिजेंट, प्राउड या हम्बल, या एम्बिशियस, शार्प, प्राउड और टॉल। इट्स सब्सिक्वेंट हिस्ट्री नेवर रेज इट टू फ्रंट रैंक स्टेटस। सब्सिक्वेंट मीन एकेडमिक, लेटर, ओल्ड या ओरिजिनल। अगर हमने टेक्स्ट आपने सही गौर से सुना पढ़ा है तो आपको इन दोनों के मीनिंग बिल्कुल इजीली। कंसीटेड का मतलब होता है प्राउड और सब्सिक्वेंट का मतलब होता है लेटर, बाद में। So number 19 is across the road behind a rampart of ancient elm lay Brookfield, russet under its autumn mantle। वर्ड है एंशंट। अब देखें उसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, न्यू, मॉडर्न, मॉडरेट या ओल्ड।
आप गेस करें क्या इसका मीनिंग होगा। नेक्स्ट MCQ है अक्रॉस द रोड बिहाइंड द रैम्पेट ऑफ एंशिएंट एल्म्स क्या होगा, ये एक प्लांट या ट्री की कुछ स्पीशी है, आप उसे गेस करें। ट्री है, प्लांट है, मनी है, सिटी है। द स्कूल डिक्लाइंड का मतलब क्या होगा, प्रोग्रेस्ड, रोज, ड्विंडल्ड या सस्टेन्ड। तो आप अपना आंसर गेस करके रखें, फिर हमको आपको बताते हैं जी इसका आंसर करेक्ट क्या है। हियर वी गो फॉर आंसर। एंशिएंट मीन ओल्ड, एल्म्स मीन अ ट्री, डिक्लाइन मीन dwindled. Weatherby, who came in 1840, restored its fortune. Restored mean destroyed, helped, regained, improved. Question number 23 है Weatherby, who came in 1840, restored its fortune somewhat, but its subsequent history never raised to its front rank status. Raised mean pushed, developed, promoted, enhanced. क्वेश्चन नंबर 24 है मोस्टली हाउवर इट टर्नड आउट, इसने पैदा किए मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चरर्स, यानी ये जो बुक फील्ड के पैदा करते लोग थे उनके बारे में बात है। ऑप्शंस हैं डेवलप्ड, रैन, प्रोड्यूस्ड या मिक्स्ड। तो फॉर करेक्ट आंसर वेट, दिस इज योर आंसर। रिस्टोर्ड मीन रीगेन्ड, रेज्ड मीन प्रोमोटेड, टर्नड आउट मीन प्रोड्यूस्ड। Number 25 है it turned out merchants, manufacturers and professional men with a good sprinkling of country squire and parsons. Sprinkling mean salt, small number, large number, enough. He had no private means and no family connection. Connections mean background, history, relation या lineage. Where he was began to fill a comfortable niche. Niche mean feeling, hiding, nook या memory. And the answer to these three questions is sprinkling mean थोड़ी मिकदार में थोड़े से, small number, और connection mean relation, और niche mean nook. Next word है at 40 he was rooted, settled and quite happy. Rooted mean connected, lonely, established या separated. At 40 he was rooted, settled. Settled के meaning आप बताएं। Loved, comfortable, uncomfortable, migrated. And 30, 3 cheers indeed, but there was more to come, an unguessed epilogue, an encore played to a tragic audience. Epilogue mean closing speech, prologue, remark या laughter. Epilogue mean closing speech, rooted mean established, और settled mean comfortable इस sentence में। Number 31, it was only gradually after repeated trials. Trials किसे कहते हैं, आजमाइश, chances, applications, attempts या examinations। 32 में है where he was begun to fill a comfortable niche, ये पहले भी आपने पढ़ा है, यहाँ different meaning के साथ होगा। Table, floor, place, room, okay। Weatherby, who came in 1840, restored its fortunes. Fortunes mean building, standard, luck या students। तो आपके पास trial का meaning examination, niche का meaning room है, और fortune mean luck। आगे चलते हैं। Several notable families supported it. Notable mean poor, noun या weather या political। Okay जी, russet under its ornamental of creeper. Russet mean reddish green, reddish blue, reddish yellow, reddish brown. Then came the small dependent village and the open fen country. Fen mean dry, green, wet, bushy. और आंसर्स आपके सामने हैं। नोटेबल मीन नाउन, ये वेल नाउन को भी कहते हैं मशहूर, शोहरत याफ्ता। रसेट कहते हैं रेडिश ब्राउन को, फेन कहते हैं वेट या मार्शी। ठीक है, अगला सेगमेंट है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, आपको बताया था। व्हाट कंट्रीब्यूशन डिड ब्रुकफील्ड मेड टू इंग्लैंड। इंग्लैंड में ब्रुकफील्ड का कंट्रीब्यूशन क्या था, ये देखें इस क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी, ये किन किन बोर्ड में पूछा गया। अब यही क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है, व्हाट काइंड ऑफ मैन डिड ब्रुकफील्ड प्रोड्यूस, यानी मुख्तलिफ एंगल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तो आपको हर एक का आंसर सिमिलर होगा, ये डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है बल्कि इनका आंसर एक ही है। ये देखें इसकी ये फ्रीक्वेंसी है। और राइट स्टोरी, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ब्रुकफील्ड स्कूल्स कंट्रीब्यूशन टू ग्लोरी ऑफ इंग्लैंड। या क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ पीपल ब्रुकफील्ड सप्लाई। देखिए ये एक क्वेश्चन है विच कैन बी आस्क्ड इन डिफरेंट एंगल्स। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। मुल्तान 12, 14, 18, साहिवाल 15, डीजी 11, 15, गुजरांवाला 12, लाहौर 14, साहिवाल 13, लाहौर 13। मुख्तलिफ बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, व्हाट टाइप ऑफ मैन डिड ब्रुकफील्ड प्रोड्यूस। तो आंसर क्या है, ब्रुकफील्ड प्रोड्यूस्ड अ फेयर नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट मैन ऑफ एज लाइक जजेस, members of parliament, colonial administrators, a few peers and bishops. Mostly it turned out merchants, manufacturers and professional men. Next question, describe Brookfield School. यानी Brookfield School के बारे में वजाहत करें। तो ये हम ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर का जो फर्स्ट हाफ है ये Brookfield School पे ही डिपेंड कर रहा है कि उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है, आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा है। डिड ब्रुकफील्ड एंजॉय अ गुड रेप्यूट, उसकी रेपुटेशन के बारे में हिस्टोरिकली पूछ रहा है। या आपसे इन दोनों सेंस में किसी भी तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आंसर यही होगा, ब्रुकफील्ड वाज द गुड स्कूल ऑफ सेकंड रैंक, इट माइट हैव बिकम एज फेमस एज हैरो बट इट्स लक हैड नॉट बीन सो गुड, सम टाइम इट वाज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट बट एट टाइम वेरी फेमस। यानी इसमें अप डाउन जो है वो जारी रही। How did Chips gather honor at Brookfield with the passage of time? विद वक्त के साथ साथ चिप्स को इज्जत कैसे मिली ब्रुकफील्ड में। चिप्स वर्क लेबोरियसली, बड़ी मेहनत से उसने काम किया, फॉर डेकेड्स, अशरों तक, यानी कई सालों तक उसने बड़ी मेहनत से काम किया। एंड एज अ रिजल्ट ही गैदर्ड अ लॉट ऑफ ऑनर। सो द वर्ड्स ऑफ मिस्टर वैदीभाई केम ट्रू which he said to Chips, give your enthusiasm to Brookfield and Brookfield will give you something in return. वैदर भाई ने जो उसको नसीहत की थी उसने वैसे ही अमल किया, अपना पूरा एंथुजियाज्म, अपनी पूरी एनर्जी, डेडिकेशन, मेहनत सारी उस पर लगाई और रिटर्न में उसे रिस्पेक्ट और ऑनर मिली। हाउ डिड चिप्स रियलाइज दैट ही वाज सूटेबल फॉर ब्रुकफील्ड ओनली। चिप्स को कैसे पता चला वो सिर्फ ब्रुकफील्ड के लिए सूटेबल है। आफ्टर कंटिन्यूस टेस्ट्स एंड फेलियर he realized that he was suitable for Brookfield only due to his mediocre degree and traditional teaching methods. पता चला एक तो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड है और मेडियोकर डिग्री की वजह से वो सिर्फ और सिर्फ ब्रुकफील्ड में ही एडजस्ट कर सकता है। हाउ डिड मिस्टर चिप्स रिसीव हिज फेयरवेल इन 1913, या व्हाट हैपेंड टू चिप्स इन 1913। ये दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है जी। इन 1913 व्हेन ही टर्न्ड 65 he retired, was presented with a check and a writing desk and a clock. 3 cheers for old Chips, they all shouted at that uproarious end of term dinner. यानी 3 बार उन्होंने उसे cheers भी किया। How was Mr. Chips an ambitious teacher? Ambitious teacher कैसे था, हमें कैसे पता चला? या what kind of teacher was Mr. Chips? Mr. Chips कैसा शख्स था या कैसा टीचर था? Was Mr. Chips an ambitious teacher? या what were the ambitions of Mr. Chips as a school teacher? Answer is, he had been in his early 20s and ambitious as most other young men at such an age. His dream had been to get a headship eventually, or at any rate a senior mastership in a really first class school. In first class school में उसे senior head mastership या headship मिल जाए, ये उसका ambition था, उसका aim था। Next question है, how were Mr. Chips and Brookfield School the same? Mr. Chips और Brookfield School एक जैसे क्यों थे? Yet trace out the similarities between Chips and Brookfield. ये क्वेश्चन यूँ भी पूछा जा सकता है। And the answer is, Brookfield had taken Mr. Chips as a teacher because they were similar to each other. Mr. Chips in any social or academic sense was just no more brilliant than Brookfield itself. Both of them were average in status. उनका status एक जैसा था। Was Mr. Chips an institution at Brookfield Public School? वो खुद एक इंस्टीट्यूशन बन गया था, यानी कहते हैं ना अपनी ज़ात में एक अदारा बन गया था। Yes, Mr. Chips was an institution at Brookfield. Serving Brookfield for decades, he achieved almost every glory he wanted to.
He was the guest of honor at Brookfield dinners and court of appeal in all matters. He was so influential that he could affect the history and tradition of Brookfield. Thus, Mr. Chips became an institution at Brookfield. अगर आप यहाँ तक आंसर इन ऑल मैटर तक कर लें तब भी काफ़ी है. What Chips' status, या what was basically question होना चाहिए, what was Chips' status in staff at 50? At 40 he was rooted, settled and quite happy. At 50 he was the doyen of the staff. In doyen of the staff जो आपने मीनिंग में पढ़ा था, senior member of the staff. He had a respectable and prominent position in the school. What do you know about Chips's educational career? Educational career कैसा था उसका? Mr. Chips could not achieve his ambition in his 20s because of the inadequacy of his qualification. His limitations were his mediocre degree, his unreliable discipline, lack of private means and family connection of any importance. What is Chips's socio-academic status? यानी socio-academic status उसका कैसा था? Chips's social and academic status was just as respectable as of the Brookfield. If Brookfield had not been the school of the second rank, it would not have taken Chips. He had no private means and no family connection of any importance. His degree was not particularly good. यानी यहाँ पर ये उसका social है और ये वाला academic status है. Describe the content of a decent career decently closed. इसका क्या मतलब है? यानी उसकी रिटायरमेंट डिसेंटली हुई, इसका क्या मतलब है? In 1930, Chips turned 65. He retired and was presented with a check and a writing desk and a clock and went across the road to live at Mrs. Wicket's. A decent career decently closed means he spent a decent and memorable professional life. What was the reputation of Brookfield Public School? ये हमने शुरू में भी थोड़ा सा पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 1 में भी शायद ऐसा ही था. तो अब यहाँ पर देखते हैं इसका क्या मतलब है भैया. When did the reputation of Brookfield decline? Brookfield could have been as famous as Harrow. Its luck, however, had not been so good. Its reputation always fluctuated. Sometimes it declined almost to non-existence and sometimes became illustrious. The reputation of Brookfield declining during the Napoleonic Wars and mid-Victorian days. इन दो Napoleonic Wars और mid-Victorian days में इसकी reputation जो है वो decline का सामना करना पड़ा. What was the outer view of Brookfield School? Brookfield School का outer view बताएं. The question can be asked in this way: describe the outlook of Brookfield School. The answer to both the question is similar. Brookfield lay across the road behind a defensive wall of ancient elm. The building of the school looked reddish brown under its autumn covering of creeper. Its building was quadrangular. ये उसका outer look था. ये पहले भी एक question में different way से पूछा जा चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज ब्रुकफील्ड स्कूल एस्टैब्लिश? आपने पढ़ा था एलिजाबेथ के दौर में बना था. या व्हेन वाज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रुकफील्ड रीबिल्ड, और दोबारा कब बना? ब्रुकफील्ड वाज एन ओल्ड फाउंडेशन. इट वाज एस्टैब्लिश इन द रेन ऑफ एलिजाबेथ एज ए ग्रामर स्कूल. द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रुकफील्ड वाज रीबिल्ड एंड लार्ज एडिशन वर मेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ फर्स्ट जॉर्ज 1 के दौर में दोबारा रीबिल्ड हुआ. हाउ एम्बिशियस वाज चिप्स इन हिज अर्ली 20s एंड हाउ डिड ही कम टू नो हिज लिमिटेशन? ये क्वेश्चन भी दूसरे अंदाज में हमने पढ़ लिया. उसका एम्बिशंस क्या था? या व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ चिप्स इन अर्ली 20s? Chips was as ambitious as any other young man during his 20s. He was so ambitious that it took him a long time to realize his limitation. It was only after repeated trials and failure that he realized his limitation gradually. When did Mr. Chip begin to recognize that he was unable to better himself by moving elsewhere? उसे कब पता चला कि कहीं और जाकर वो बेहतर नहीं हो सकता? Mr. Chip began to recognize that he was unable to rise in life by moving elsewhere after working for a decade in Brookfield. 10 साल काम करने के बाद. About 1880, he began to realize his opportunity only rested with Brookfield. What was Chip's status? या Chip's apostrophe यहाँ लगा दें. Status when he was 50 and 60. 50 का तो आप पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं. 60 का क्या है वो भी आप देखते हैं. At 40, हमने 40 का भी ऐड कर लिया, ये भी पूछा जा सकता है. At 40 he was rooted, settled and quite happy. At 50 he was the doyen of the staff, and at 60 the guest of honor at old Brookfieldian dinner. Question number 19 है when did Chips retire and what was presented to him on the day of his retirement? ये यूं भी क्वेश्चन आ सकता है when did Mr. Chips
retire and what was presented. When and why Chips retired for the first time, ये भी क्वेश्चन आ सकता है. When and why did Chips decide to resign? Where did Chips decide to leave after retirement? यानी मुख्तलिफ एंगल से क्वेश्चन आ सकता है. आंसर उसका एक ही होगा. Mr. Chip retired in 1913 when he turned 65. He was presented with a check and a writing desk and clock. His farewell was held at end of term dinner. He decided to live across the road at Mrs. Wicker. ये पिछले 3-4 क्वेश्चन इससे सिमिलर हैं, तो क्वेश्चन आप देखेंगे तो मोर और लेस एक ही तरह के होंगे. How long did Chips serve Brookfield? Mr. Chip joined Brookfield in 1870 and retired in 1913. He again joined the school during the war and then retired from the second time in 1918. So Chip served Brookfield for about 5 decades, तकरीबन 5 अशरों तक या 1-2 साल कम है, इतने अरसे तक उसने सर्व किया. ये मैंने आपको जब टेक्स्ट पढ़ाया था, आई टोल्ड यू कि 1913 में रिटायरमेंट के बाद वो दोबारा ब्रुकफील्ड ज्वाइन कर लेता है. What did snobbish people say about Brookfield? जो एरोगेंट लोग थे वो ब्रुकफील्ड के बारे में क्या कहते थे? It was a good school of the second rank. It was the sort of school which, when mentioned, would sometimes make snobbish people confess that they rather thought they had heard of it. यानी वो कहते हैं कि हमने सुना है. What was situated beyond Brookfield? Brookfield से आगे क्या था हमने पढ़ा था. प्लेइंग फील्ड थे और एक जो है मार्शी विलेज था. There was a small dependent village beyond Brookfield. Its value also relied on the Brookfield school. The open fen country was also there near Brookfield village. Moreover, there were acres of playing fields beyond. 23 है. Why couldn't Chips move to some first rank school? क्यों नहीं जा सका फर्स्ट रैंक स्कूल में? Due to the inadequacy of his education. Why did Chips fail to get headship in a really first class school? दो तरह से क्वेश्चन आया, आंसर एक ही है. Chips had a mediocre degree. He has occasional disciplinary issues. That's why he could neither join some first rank school nor could he get a headship. What was situated beyond Brookfield? यह पहले भी पढ़ चुके हैं, सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीट हो गया है. आप दोबारा इसे पढ़ लें. क्वेश्चन नंबर 23 है. Why couldn't Chips move to some first rank school? Yeah, why did Chips fail to get headship in a really first class school? And the answer is Chips had a mediocre degree. He had occasional disciplinary issues. That's why he could neither join some first rank school nor could he get headship. ये similar वही questions हैं. ठीक हो गया. It's the end of chapter number 2. Thank you very much.